वेलकम क्लास। तो कल हमने देखा था कि कल्चर मीडिया जो कि वार्म ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के लिए काम में लिए जाते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे, यहाँ से शुरुआत करते हैं कि कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स के टिश्यू कल्चर के लिए कौन कौन से मीडिया जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो इन एनिमल्स में प्रोलोंग्ड सर्वाइवल के लिए, यानी सेल्स को लंबे समय तक कल्चर मीडिया में सर्वाइव करने के लिए नेचुरल मीडिया काम में लिए जाते हैं और ये लगभग उनके समान होते हैं जो कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए काम में लाए जाते हैं। इनमें सबसे पहले जो टिश्यू है उसको ग्रो किया जाता है बैलेंस आपका जो साल्ट सॉल्यूशन है उसमें, और उसको सप्लीमेंट किया जाता है, यानी उसमें ऐड किया जाता है सीरम, प्लाज्मा या एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट। और यही सेम सिंथेटिक मीडिया जो है वो मेमेलियन टिश्यूज के लिए भी उपाय, मेमेलियन टिश्यूज के कल्चर में भी ये इफेक्टिव साबित होता है। और इसके अलावा इसी मीडिया को हम एम्फीबियन और फिश टिश्यूज के लिए भी काम में ले सकते हैं। नो डाउट हमें चेंज करना पड़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग, उसमें जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि इन्वर्टिब्रेट टिश्यूज के लिए कौन कौन से मीडिया जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। तो इनकी भी जो जनरल कंपोजिशन है वो वर्टिब्रेट टिश्यूज के जैसी ही होती हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा है कि सेल की टाइप पर हम साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो वेरी करते हैं। और दूसरी चीज कि जो अगर हम इंसेक्ट का टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसके अंदर जो पीएच है उसको हमें ज़्यादा एसिडिक रखना पड़ेगा और इसकी रेंज 6.3 टू 6.9 जो है वो रखनी होती है। सो इन सब चीज़ों से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर हम कल्चर कर रहे हैं तो सिमिलर टाइप का मीडिया सभी सेल टाइप्स के लिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कि वो इनवर्टिब्रेट की हैं, वर्टिब्रेट की हैं, वर्टिब्रेट में भी कोल्ड ब्लडेड की हैं या वार्म ब्लडेड की हैं, हमें उस मिक्सचर में थोड़ा बहुत चेंज जो है वो करना पड़ेगा। दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक तो पीएच क्या है उसका, और दूसरा जो साल्ट की जो कंसंट्रेशन है वो हमें यहाँ पर चेक उसके ऊपर रखना होगा, और वही मीडिया हम दूसरों के लिए भी काम में ले सकते हैं। एक जो सबसे ज़्यादा काम में लिया जाने वाला मीडिया जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था वो है ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडियम या ईगल मीडिया, या जिसको हम EMEM कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 13 अमीनो एसिड्स होते हैं, 8 विटामिन होते हैं और 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन स्पीसीज जो हैं वो इसके अंदर होंगी। और इसके अंदर हम थोड़ा सा डायलाइज्ड सीरम जो है वो भी इसके अंदर ऐड करते हैं, जो कि अनडिफाइंड कंपोनेंट इसका होगा। अमीनो एसिड्स की बात करें तो मुख्य रूप से इसके अंदर जो अमीनो एसिड ऐड किए जाते हैं वो है आपका हिस्टिडीन, जो कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स के बारे में आप जानते हैं, ये इसके बारे में आपको डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है कि ये वो अमीनो एसिड हैं जो कि सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते हैं सेल के अंदर और इनको बाहर से लेना ही होगा। तो एक हो गया आपका हिस्टिडीन, दूसरा हो गया आइसोल्यूसिन, फिर ल्यूसीन, फिर लाइसीन, देन मिथायोनिन एंड और सिस्टीन। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो आप मिथायोनिन और सिस्टीन दोनों को ही इसके अंदर मिक्स करें, या आइदर सिस्टीन और मिथायोनिन, लाइकवाइज फिनाइल एलिनिन एंड टायरोसिन, और फिनाइल एलिनिन और टायरोसिन, देन थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन एंड वेलिन। ये वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जिनको कि इसके अंदर ऐड जो है वो किया जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका ईगल मीडियम, या जिसको हम कह रहे हैं ईगल्स मिनिमम एसेंशियल मीडियम। ओके, अब जो डिफरेंट मीडिया की बात हम कर रहे थे यहाँ पर,
कि मिनिमम एसेंशियल मीडिया, इनके ये नाम इस तरह से दिए हुए हैं यहाँ पर, और कौन कौन से टिश्यू हैं और या सेल लाइंस हैं जिनके कल्चर के लिए हम इनको काम में ले सकते हैं। तो MEM जो है उसको हम चिक एम्ब्रियो फाइब्रोब्लास्ट या CHO सेल्स या एम्ब्रियोनिक नर्व सेल, एल्वियोलर टाइप सेल्स, एंडोडर्म, एपिडर्म, फाइब्रोब्लास्ट, ग्लिया, ग्लियोमा और ह्यूमन ट्यूमर्स या मेलेनोमा सेल के कल्चर के लिए हम इसको काम में लेते हैं। ओके, देन DMEM. DMEM is used for endothelium, fetal alveolar epithelial type second cells, then cervix epithelium, then gastrointestinal cells, then mouse neuroblastoma, then porcine cells from thyroid glands, then ओवेरियन कार्सिनोमा सेल लाइंस। ये क्या है कि जब ओवेरियन ट्यूमर हो जाता है, कैंसरस सेल जो है उनको कल्चर जब इसके अंदर किया जाता है, या स्केलेटल मसल सेल्स और सर्टोली सेल्स और सीरियन हेमिस्टर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इनके लिए हम DMEM जो है वो काम में लेते हैं। इसी तरह से एक और मीडिया है RPMI 1640, इसमें टी सेल और थाइमोसाइट्स, देन हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, ह्यूमन ट्यूमर सेल्स, ह्यूमन माइलॉइड ल्यूकेमिया सेल लाइंस, ह्यूमन लिम्फोब्लास्टोइड ल्यूकेमिया सेल लाइंस, माउस माइलोमा और माउस ल्यूकेमिया। इसके अलावा माउस इरिथ्रोल्यूकेमिया या माउस हाइब्रिडोमा और रेड लिवर सेल्स, ये वो सेल टाइप्स हैं जिनके लिए हम RPMI 1640 को काम में लेते हैं। एक और है न्यूट्रिएंट मिक्सचर F10 एंड F12। इनको हम चिक एम्ब्रियो की जो रेटिनल सेल है, पिगमेंटेड रेटिनल सेल्स या बोन और कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यू, एम्ब्रियोनिक लंग सेल, स्केलेटल मसल सेल्स के कल्चर में हम काम में लेते हैं। एक और है आपका IMDM जो कि बोन मैरो, हेमेटोपोइटिक प्रोजेनेटर सेल्स और ह्यूमन लिम्फोब्लास्टोइड ल्यूकेमिया सेल लाइन। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि डिफरेंट सेल टाइप्स है, और हमने आपको ये कहा था कि एक जो मिनिमल एसेंशियल मीडियम है उसके अंदर हम pH और साल्ट की कंसंट्रेशन को चेंज करके और सेल के लिए हम उसी मीडिया को काम में ले सकते हैं। तो ये इन सेल की pH रिक्वायरमेंट और साल्ट की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हमने अलग अलग तरह के मीडिया जो है वो अलग अलग टाइप की सेल के लिए काम में लिए जा सकते हैं। ओके, तो ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस जो है वो हो जाता है। अब टिश्यू कल्चर हम क्यों करते हैं, इसका यूज क्या है, इसको अगर हम देखें तो एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। तो सबसे पहली जो चीज है कि हम सेल को इन विट्रो आउटसाइड द एनिमल जब हम कल्चर करते हैं सेल को या टिश्यू को, जो कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ द एनिमल होगी, तो ये हमें उनके डिफरेंट ग्रोथ पैटर्न्स, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बिहेवियर और पैथोलॉजी के बारे में जानकारी देने का काम ये करता है। ओके, तो जो एप्लीकेशन है टेक्निक, डिफरेंट टेक्निक्स में, उनकी हम बात करें। फर्स्ट, जनरल मार्फोलॉजिकल टेक्निक्स। पहला हो जाएगा आपका जनरल मार्फोलॉजिकल टेक्निक्स। तो टिश्यू कल्चर जो है वो सेल की मार्फोलॉजी की स्टडी के लिए अलग अलग रूप में काम में लिए जाते हैं, और यहाँ पर फिक्सेशन, स्टेनिंग ऑफ कल्चर, ये हम उनकी मार्फोलॉजिकल फीचर्स में काम में लेते हैं। इसमें आप प्रैक्टिकल में आप फिक्सेशन और स्टेनिंग जो है वो माइक्रोटोमी में हम वहाँ पर भी करेंगे, तब हम इनके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। फिक्सेशन का एक अलग से चैप्टर है आपके, स्टेनिंग का भी एक अलग चैप्टर है, वहाँ पर हम इनके बारे में और डिटेल से बात करेंगे। तो जब हम कल्चर करते हैं सेल को और जब उनको फिक्स करके और स्टेन कंट्रास्ट के लिए दे करके और हम उनकी स्टडी वहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये जो प्रोसेस है फिक्सेशन और स्टेनिंग का, इसमें हम बाद में पढ़ेंगे, तो आप ये पाएंगे कि सेल की डेथ हो जाती है फिक्सेशन और स्टेनिंग के प्रोसेस में। लेकिन अगर आपको लिविंग सेल की स्टडी करनी है तब हम उसके अंदर वाइटल स्टेनिंग मेथड या स्पेशल ऑप्टिक टेक्निक्स के द्वारा कल्चर में लिविंग सेल की स्टडी भी कर सकते हैं। ओके, देन स्टडी ऑफ ग्रोथ, कि
उनमें ग्रोथ किस प्रकार से होती है। हमने यहाँ पर काइनेटिक्स ऑफ सेल ग्रोथ के बारे में बात की है पहले। तो टेलिंग और बेडलेट के अकॉर्डिंग इन द ईयर 1970 उन्होंने ये बताया कि जो ह्यूमन एपिथेलियल सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई किए जाएं तो ये तेजी से मल्टीप्लाई जो है वो होती हैं। तो इस क्रिया में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स जो हैं वो इन कोशिकाओं की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं या बढ़ाते हैं। ओके, इन ग्रोथ फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक आता है आपका नर्व ग्रोथ फैक्टर या NGF, इसको कहा जाता है नर्व ग्रोथ फैक्टर। जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स को कल्चर करते हैं और उनको NGF मीडिया के अंदर सप्लाई करते हैं तो ये तेजी से कुछ एनाबॉलिक रेस्पॉन्सेज या प्रोसेसेज को शो करती है जो कि न्यूराइट्स की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और उससे गैंग्लियोनिक मास जो है वो फॉर्म वहां पर होता है। और यहाँ पर हम जो NGF काम में ले रहे हैं नर्व ग्रोथ फैक्टर, इसको माउस की सैलिवरी ग्लैंड सेल से ऑब्टेन किया जाता है और इसको कल्चर मीडिया में दिया जाता है। अनदर फैक्टर इज एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर EGF। ये एक्सेलरेट करता है एपिडर्मल सेल्स की ग्रोथ को, यानी जो स्किन सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को ये बढ़ाता है और इसको भी सैलिवरी ग्लैंड से ऑब्टेन किया जाता है। देन फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर FGF, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो है ये ब्रेन टिश्यू से लिया जाता है और ये कल्चर में फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ को बढ़ाता है। देन जो स्टडी की एप्लीकेशन की हम बात कर रहे थे कि इनसे कल्चर से हम किस किस तरह से इसका एप्लीकेशन हो सकता है, तो इससे एक और एडवांटेज हमारे पास में ये है सेल कल्चर का कि हम सेल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। द थर्ड वन इज न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल्स। तो कल्चर मेथड जो है वो हमें ये समझने में मदद करती हैं, स्टडी करने में मदद करती हैं कि प्रॉपर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन की सेल की अच्छी वृद्धि हो और उनकी संख्या बढ़े डिवीजन के द्वारा, उसके लिए उनको कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं, इनको हम कल्चर में पता कर सकते हैं। देन स्टडी ऑफ सेल साइकिल, कि कल्चर के द्वारा हम सेल साइकिल की ऑप्टिमल न्यूट्रिशनल कंडीशन में हम स्टडी कर सकते हैं और जो कि ये जो न्यूट्रिशनल कंडीशन है वो एक सेल लाइन से दूसरी सेल लाइन में डिफर करती है। जैसे हम बात करें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ लाइन जो है वो हर 10 से 12 घंटे के अंदर आपको डिवाइड होती हुई मिलेगी, लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द सेल लाइंस हैं वो 18 to 24 आवर्स के अंदर डिवाइड होती हैं। तो सेल साइकिल में हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले पूरा। एक माइटोसिस या मियोटिक फेज जो है, माइटोटिक फेज होती है अगर हम बात कर रहे हैं माइटोसिस की, और फिर G1, S और G2, इनके बारे में हम पहले एक चैप्टर में पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। और रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल का एक चैप्टर मैंने आपको पहले पढ़ाया था, वहां पर हमने इनकी डिफरेंट स्टेप्स के बारे में डिटेल से बात की है। देन अनदर यूज इज कैरियोलॉजिकल स्टडीज। जो कैरियोटाइपिंग टेक्निक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मेडिसिन, इनका मेडिसिनल यूज है। और इसमें हम क्या करते हैं कि इससे हम जो कोजेनाइटल मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज हैं या कोजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हैं, जन्मजात जो विकृतियां हैं, उनका अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस जो है वो कर लिया जाता है। ये जो हैं वो इनहेरिटेंस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं, यानी ये वंशानुगत होती हैं और क्रोमोसोम में होने वाले चेंज के कारण से ये हो रही हैं। और इनमें क्या होगा कि आपका जो क्रोमोसोमल कंपोनेंट है वो अनबैलेंस्ड जो है वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं, जैसे आपका क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम। एक और मेथड है आपका एमनियोसेंटेसिस। ये एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है फॉर दी
डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज इन यूट्रस, कि गर्भाशय के अंदर ही जब भ्रूण है उसके अंदर कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसी कोई जेनेटिकल डिजीज तो नहीं है, उसका पता इससे लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि थोड़ा सा फीटल टिश्यू जो है वो लिया जाता है, उसको कल्चर किया जाता है और उसका कैरियोटाइप स्टडी जो है वो किया जाता है। और ये कब करेंगे हम? अर्ली स्टेज में ऑफ प्रेगनेंसी में, जबकि प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने में यानी आप गर्भपात करने में कोई परेशानी नहीं हो। अगर हमें ये पता चलता है कि इसको जो होने वाली संतान है उसको कुछ ऐसी जेनेटिक डिजीज है जिससे कि बाद में वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या सर्वाइव भी करेगा तो उसकी लाइफ जो है वो उतनी एफिशिएंट जो है वो नहीं रह पाएगी, और वो उसको टर्मिनेट करना ही बढ़िया है, उत्तम अच्छा रहेगा। उस केस में हम इसका अर्ली डायग्नोसिस जो है वो इससे कर सकते हैं। देन आइडेंटिफिकेशन इन स्टडी ऑफ हेरिडिटरी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। जो बहुत सारी डिजीज हैं वो जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है वहाँ पर, जैसे कोई एंजाइम जो है वो नहीं बन रहा है जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से या जीन की डेफिशिएंसी की वजह से, उनका पता हम अर्ली स्टेज के अंदर लगा सकते हैं। तो इसके लिए प्राइमरी कल्चर्स को यूज किया जाता है, और कुछ इंस्टेंसेस में जो हेटेरोजाइगस कंडीशन जो है वो भी टिश्यू कल्चर के अंदर देखी जा सकती है। जैसे कि इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस स्टडी जो है वो की जाती है गैलेक्टोसीमिया के केस में। गैलेक्टोसीमिया लोकुसा डेफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफरेज एंजाइम, इसमें ट्रांसफरेज एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो कई फैमिलियर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, उनका भी डायग्नोसिस जो है वो एमनियोसेंटेसिस सैंपल के द्वारा किया जा सकता है। देन म्यूटेजेनेसिस। तो जो टिश्यू कल्चर है ये हेल्पफुल होता है म्यूटेजेनेसिस की स्टडी के लिए, और जो म्यूटेशनल एनालिसिस हम करते हैं वेल डिफाइंड सेल लाइंस का, उसके द्वारा भी हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है आपका वायरोलॉजी का। तो वायरस जो हैं उनको टिश्यू कल्चर के अंदर कई सालों से इसको काम में लिया जाता है, और यहाँ पर आपका जो एंडर्स और उसके एसोसिएट्स ने 1949 में इनका कल्चर जो है वो किया था, और उन्होंने ग्रो किया था पोलियोमाइलिटस वायरस को। उन्होंने ह्यूमन टिश्यू जो कि नॉन नर्वस ओरिजिन के होते हैं उसको टिश्यू कल्चर में इनको ग्रो हम कर सकते हैं। वर्तमान में जो वायरोलॉजिकल स्टडी जो है वो की जा रही है उनके अंदर मंकी किडनी सेल और ह्यूमन एम्नियोन सेल्स पर इन वायरसेस का कल्चर जो है वो कल्चर मीडिया में किया जाता है। तो जो टिश्यू कल्चर की जो एबिलिटी है जो वायरस की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, और उनकी जो प्रेजेंस है उसको डिटेक्ट करना भी हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। जो ये हमारे लिए तीन मेन पर्पज जो हैं वो सॉल्व करती है। फर्स्ट, स्टडी ऑफ होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, कि वायरस जो एक होस्ट सेल के अंदर जब जाता है तो उसमें और वायरस में क्या इंटरेक्शन वहां पर होता है। द सेकेंड वन इज डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरसेस, कि हम अर्ली स्टेज में ही वायरस को डिटेक्ट कर लें और उसकी पहचान कर लें कि ये किस टाइप का वायरस वहां पर सेल के अंदर है। और एक और बहुत अच्छा उपयोग जो है वो मेडिसिनल यूज में किया जाता है उसके अंदर, वो है इन वायरसेस के द्वारा वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग किया जाना, कि इनसे वैक्सीन जो है वो बनाए जाने में मदद जो है वो मिलती है। सो द यूज ऑफ टिश्यू कल्चर फॉर वैक्सीन मैन्युफैक्चर, कि टिश्यू कल्चर का उपयोग वैक्सीन बनाने में किया जाता है। तो पोलियोमाइलिटिस के केस में ये देखा गया था कि ये टिश्यू जो कल्चर्ड सेल है उसके अंदर ये वायरस को ग्रो किया गया, और इससे इसको हम या तो टिश्यू फ्रेगमेंट में ग्रो कर सकते हैं या मोनोलेयर सेल के अंदर ग्रो कर सकते हैं, और वो सेल जो है इन वायरसेज के अगेंस्ट जो रिएक्शन करती है जिससे कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसको हम डिटेल में यहाँ पर ले सकते हैं। ओके।
थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इन केस ऑफ कैंसर, कि कैंसर की स्टडी के लिए भी हम टिश्यू कल्चर टेक्निक्स को काम में लेते हैं। और इस फील्ड में सबसे ज़्यादा जो काम किया गया था वो कैरल वाहबर्ग, ईगल, रॉक, ग्रे और मेरी के द्वारा किया गया था। तो ये काम जो है वो अर्ली 80s के अंदर स्टार्ट जो है वो हुआ था। और इसमें एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू जो है वो क्वांटिटेटिव एसे प्रोसीजर फॉर ट्यूमर वायरसेज जो कि स्टिमुलेट किए जाते हैं सेल्फ कल्चर मेथड से, ये वायरोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया था। जैसे केरल ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो रॉस सार्कोमा वायरस है ये प्रोपोगेट कर सकता है चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट में के को अगर हम मीडियम के रूप में काम में लें और उसका टिश्यू कल्चर जो है वो करें। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है रेडिएशन के द्वारा या केमिकल कार्सिनोजेंस के द्वारा कल्चर सेल्स में, इसको भी ये भी कैंसर का कारण जो है वो हो सकता है और इसको कल्चर के द्वारा प्रूव जो है वो किया गया था। तो कुछ केसेज में ये देखा गया है कि जो वायरस होते हैं वो भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं सेल्स का, लेकिन ये कोई प्रोडक्टिव इन्फेक्शन के बिना भी ये काम कर सकते हैं। प्रोडक्टिव इन्फेक्शन का मतलब होगा कि इतना लार्ज स्केल पर सेल्स का इन्फेक्शन हो जाए, वो अगर नहीं भी हो तब भी वो सेल को ट्रांसफॉर्म करने का काम जो है वो कर सकते हैं। तो कई इन्वेस्टिगेशन कैंसर रिसर्च में स्टार्ट हुई हैं जो कि ट्यूमर सेल के कल्चर से हमें पता चली है। इन ट्यूमर सेल के कल्चर करके हम वायरस का सोर्स का पता लगा सकते हैं और जो ट्यूमर सेल का मेटाबॉलिज्म है और इनकी सेंसिटिविटी के लिए, सेल्स की सेंसिटिविटी के लिए एंटी कैंसर एजेंट्स किस प्रकार से इनमें रोल प्ले करते हैं, इसको भी हम कल्चर के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू।